नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है महा कवरेज साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की। जी हां, आपको बता दें महा पैनल हमारा एक बार फिर से तैयार है। आपको बता दें एक एक करके परिचय कराते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि जब से शुरुआत हुई थी शाम से आपको बता दें 6 बजे से ये लगातार महा कवरेज जारी है। और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के मायने क्या हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। साइंटिफिक और साथ ही साथ आपको बता दें स्पेस साइंस से लेकर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की भी। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, तमाम बातें यहां पर चर्चा चल रही है। मनीष पुरोहित जी जो कि फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुभम, शुरू करिए इस कार्यक्रम को और इस हिस्से में लोगों से जानिए और लोगों को बताइए कि क्या कुछ इस चंद्र ग्रहण के मायने। बिल्कुल, आज हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि ये चंद्र ग्रहण किसके लिए लाभदायक है और किसे सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ ज्योतिषी मौजूद है, जानकार मौजूद है और उनसे हम समझेंगे कि आखिर किसे क्या सावधानी बरतना होगा, क्या करें क्या ना करें और कितना लाभदायक होगा। शुद्धिकरण की क्या प्रक्रिया होगी चंद्र ग्रहण के बाद, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसको लेकर बड़ा दिलचस्प है ये बात कि आखिर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद शुद्धिकरण जिसे कहा जा रहा है कि मंदिर में शुद्धिकरण किया जाएगा, कपाट भगवान के खुलेंगे, पूजा भी होगी, वो कैसे होगा। आचार्य राज मिश्रा जी पहले आपके पास आ जाता हूं, समझाइए जरा कि ये जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाएगा पूरी विधि विधान के बाद में, जब शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी और उसके बाद क्या। देखिए, अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात की जाए, जब चंद्रग्रहण समाप्त होता है तो ये नियम है कि सभी मूर्ति इत्यादि जो हैं उनके पूरे वस्त्र इत्यादि, अगर आपके घर में मंदिर है तो घर में भी इसी प्रक्रिया का पालन करना है, इसको ध्यान रखिएगा। सूतक के समय जैसा आप लोग जानते हैं 12:57 पर सूतक लग गया है और तब से मंदिर के कपाट इत्यादि बंद कर दिए गए हैं ताकि भगवान पर किसी प्रकार से नकारात्मक किसी चीज का प्रभाव न पड़े। एक बात हमको बहुत ध्यान रखना होगा, हम क्यों कपाट को बंद कर दिया करते हैं और क्यों उसके बाद की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। कपाट इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा की जो ऊर्जा हमें धरती पर आवश्यक होती है वो नहीं पड़ती है तो उस टाइम पर बैक्टीरिया और वायरस के जो उत्पन्न होने की वो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो हम भगवान को सबसे पवित्र मानते हैं, भगवान को सबसे स्वच्छ मानते हैं, इसलिए उनके कपाट को बंद कर देते हैं ताकि वहां तक किसी बैक्टीरिया वायरस का प्रवेश ना हो। ये मत ध्यान रखिए कि उस टाइम भगवान को छू लेने इत्यादि से कोई पाप हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइंटिफिक बिल्कुल यही नियम है और किसी भी शास्त्र में जाएंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। अब उसके बाद जब हम भगवान को खोलते हैं तो हम पहले भगवान को खूब स्वच्छ करना चाहते हैं, उनको साफ शुद्ध करना चाहते हैं। जब मंदिर को आप खोलें तो सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगाएं। गंगा जल का छींटा लगा करके जितने मूर्ति इत्यादि हैं उन सभी के वस्त्र इत्यादि उतारें। मंदिर में जो कपड़ा इत्यादि है उन सभी कपड़े इत्यादि को उतारें। उतार करके गंगा जल के माध्यम से भगवान को प्रॉपर नहला करके मंदिर में गंगा जल इत्यादि का छींटा लगा करके पूरी तरह से, और फिर भगवान को नए स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहना करके उनको वहां पर स्थापित करें। फिर दिया इत्यादि जलाएं और भगवान का प्रॉपर तरीके से भोग लगाएं। एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है यानी आपका जनेऊ संस्कार हुआ है और आपने जनेऊ धारण किया है तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना जनेऊ भी जरूर परिवर्तित करना होता है आफ्टर ग्रहण, इसको ध्यान रखिए। तीसरी चीज, आपने जो रक्षा सूत्र अगर हाथ में आपने मोली इत्यादि बांध रखा है तो ये नियम है कि ग्रहण के बाद जो भी मोली, चाहे आपने किसी तीर्थ क्षेत्र से बंधवाया है चाहे कहीं से बंधवाया है, उसको दूषित माना जाता है। उस मोली को भी प्रॉपर उतार देना होता है और नए मोली आप तुरंत धारण कर सकते हैं, ठीक है, नहीं जब भी आप मंदिर इत्यादि जाएं तो आपको वहां से धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान की सफाई करने से पहले, भगवान के मंदिर को साफ करने से पहले महत्वपूर्ण है कि आप खुद स्नान कर लें, खुद नए वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें और धारण करके फिर भगवान इत्यादि को नहलाएं। घर में भी कोशिश करें कि गंगा जल का छींटा इत्यादि, क्योंकि जो मंदिर में पुजारी हैं वो तो जनरल सी बात है कि इस चीज को जानते हैं कि हमें क्या करना है। महत्वपूर्ण है कि जो लोग घर में हैं उनको जानना यह सबसे जरूरी है कि भाई हमें करना क्या है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो आपको क्या करना है वो विषय में बता रहा हूं। तो आप पहले खुद को स्वच्छ करें, घर में प्रॉपर गंगा जल इत्यादि का छींटा लगा करके पूरे मंदिर की सफाई इत्यादि करके भगवान को नए वस्त्र इत्यादि धारण करा करके फिर श्रद्धा से बैठ करके
भगवान के नाम का अगर स्मरण करना चाहें तो उस समय बैठ करके कर बिल्कुल, सकते हैं। ये चूंकि प्रक्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने राजमिश्र जी बहुत सही बताया, लेकिन चूंकि देखिए अब समय नजदीक आ रहा है ग्रहण काल का, क्योंकि अभी तक जो समय चल रहा है वो सूतक का समय चल रहा है, जिसकी चर्चा हम 6 बजे से लगातार कर रहे थे और लोगों को हम बता रहे थे, तमाम हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने बताया कि सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सूतक काल के बाद हम प्रवेश करने वाले हैं 9:58 से, जैसे कि ग्रहण शुरू होगा उसकी, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मनीष, आपके पास यहां आते हुए आज का दिन, मनीष, जितने भी हमारे साथ अभी तक वैज्ञानिक जुड़े हैं और लगातार जो स्पेस साइंस जानते हैं समझते हैं, उनका यही बताना है कि आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए खास करके जो कि स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन यहां मैं अब जब देख रही थी, पढ़ने की कोशिश कर रही थी कुछ रिसर्च पेपर्स को, उसमें यह भी बताया गया कि इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए भी है जो ये भी कंपेयर करना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि मेडिएवल एज में या फिर पहले के समय में किस तरह से गणनाएं हुआ करती थी, या उस समय जब ये इस तरह से एक्लिप्स हुआ करता था, लूनर एक्लिप्स, वो कैसा होता था, अब में क्या अंतर है, तमाम तरह की चीजें, यानी कि पढ़ने को जानने को आज बहुत सारी चीजें। देखिए, लूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है, ये जो फिनोमिनाज होते हैं ये एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं बिकॉज वो हमें डायरेक्ट एक्सेस देते हैं उस पर्टिकुलर हैपनिंग पे, जहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस फिनोमेना को, सेलेस्टियल फिनोमेना को। जैसे मैं आज की अगर बात करूँ तो जब कंप्लीट लूनर एक्लिप्स हो चुका होगा, जब चांद कंप्लीटली धरती की परछाई के पीछे आ चुका होगा, तब वो लाल रंग का दिखने लगेगा, वो कंप्लीटली डार्क नहीं दिखेगा। अब यहां पर फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। हम जब पानी में पेंसिल डालते हैं या चम्मच डालते हैं तो हमें थोड़ी बेंड होके दिखती है, थोड़ी टेढ़ी होके दिखती है, उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब सूरज की रोशनी धरती के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से पास होती है, तो वो भी कुछ उसी तरीके से घूम जाती है, और उस घूमने के कारण जो लाल रंग है, सूरज की रोशनी में सारे रंग हैं, लेकिन खासकर जो लाल रंग है वो धरती के एटमॉस्फेयर से पार होते हुए चांद पे गिरेगा, तो चांद होगा तो परछाई में, लेकिन दिखेगा हमें लाल। अब यहां पे एक और फिनोमेना है, जैसे जैसे समय बीतेगा, मतलब साल बीतते चले जाएंगे और काफी लाखों करोड़ों साल जब बीत जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब चांद और धरती के बीच का कनेक्शन ऐसा होगा कि धरती के एक ही हिस्से को चांद दिखेगा। अगर फिर आपको चांद को देखना है तो दूसरे हिस्से पे जो लोग रहते हैं धरती के, उनको एक तरीके से टूर पे आना पड़ेगा चांद को देखने के लिए। तो ये जो सारे फिनोमेनाज हैं एस्ट्रोनॉमी के, ये बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, और लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स होता है तो वो हमें और इस चीज को जानने की जिज्ञासा देते हैं। खासकर छोटे बच्चों में अगर हमें साइंस की अवेयरनेस करवानी है तो ये इवेंट्स काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। बिल्कुल। आचार्य जेपी सिंह जी, एक बार आपके पास रुक कर लेते हैं, क्योंकि अब जब बात हो रही चंद्रग्रहण की, सबसे बड़ा माना जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और अगर अलग अलग एंगल से देखा जाए तो विज्ञान की दृष्टि से देखा, जैसा कि हमने बताया कि आज इस तरह से होने वाला है, लेकिन अगर हम देखा जाए चंद्रग्रहण सबसे बड़ा चंद्रग्रहण क्यों कहा जा रहा है इसे, ऐसा क्या कुछ इसमें खास है, क्या इसमें अलग है तमाम चंद्रग्रहणों से? सबसे पहले दर्शकों सादर प्रणाम, और एक चीज़ साथ में कह दूं कि ये इस बार जो संयोग है वो दुर्लभ है। अगर आप देखिए श्राद्ध पक्ष में 2 ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, और अगर चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं तो भारतवर्ष में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण वर्ष में पहली बार दिखाई दे रहा है इस वर्ष के अंदर। दूसरी बात, इसकी समय अवधि देखें आप, 3 घंटे 29 मिनट तक ये ग्रहण है, और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि पूरी पृथ्वी पर जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और ख़ासतौर पे भारतवर्ष पे प्रभाव पड़ने वाला है, वह बहुत संयोग देखने वाला होगा कि यहाँ पर ऋतुओं में जो परिवर्तन हम देख ही रहे हैं और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखिए कि ये 12 राशियों के अलावा, जो हमारे ऋतु परिवर्तन के अलावा पशु पक्षियों पर भी प्रभाव देता है, साथ में मानसिक स्थितियों को परिवर्तित करता है, उद्वेग को बढ़ा देता है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, और जब उस पर प्रभाव आता है तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि ये सबसे अधिक प्रभाव इस समय में आता है जब वह पूर्णतः ग्रसित हो जाता है। क्योंकि अर्ध चंद्र ग्रहण हो या पार्श्व हो या हमें दिख ना रहा हो तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसका प्रभाव नहीं है। तो ये इसलिए सबसे बड़ा माना गया क्योंकि यहाँ पर सब पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा,
और ख़ास तौर पे इतने लंबे समय तक देखने को मिलेगा। कारण क्या है, कई बार आप उठा के देखें 1 घंटा 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा आप देखते हैं चंद्र ग्रहण की अवधि होती है। यहाँ 3 घंटे से अधिक समय जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी अधिक होगा। और मेरा मानना यह है कि ये मन पर सबसे अधिक प्रभाव देगा। क्रोध की जो सारी पराकाष्ठाएं हैं वो इस बार देखने को मिलेंगी कि आप अपने आसपास देखेंगे कि छोटी छोटी बात पर लोग क्रोधित होने लगेंगे और स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना है इस चंद्रग्रहण की कि ये जो प्रभाव देगा, दुष्प्रभाव, उससे बचने के लिए। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि जो चंद्रग्रहण के समय सो जाते हैं उनका क्या। मैंने कहा जी उनको कुछ दिक्कत नहीं है, वो माना जाता है शास्त्र अनुसार कि सोना नहीं चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा समय है कि आप ये समझ लीजिए, आज की लैंग्वेज में कहा जाए कि जैसे हम वाईफाई क्षेत्र में आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो चीज़ डाउनलोड करनी है वो इजीली हो जाती है, नेटवर्क एरिया में आ जाते हैं। तो इस वक्त हम ध्यान साधना करेंगे तो वो फलीभूत हो जाती है, कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है, पाठ पूजा करना उत्तम होता है। पर जो जागृत होकर मन से सोए हुए हैं उनका क्या कीजिएगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ही ध्यान नहीं दे रहा, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर ही वहाँ घाटे में रहने वाला है। तो ये समय लाभ लेने का भी है। तो ये निश्चित तौर पर जब जितना लंबा समय होगा उतना ज़्यादा आप मंत्र जाप कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आप पाठ पूजा कर सकेंगे, ध्यान साधना कर सकेंगे। और इस समय में अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध करना है या कोई भी चीज़ करनी है, कोई मनोकामना पूर्ति करनी है, तो बहुत आसान है। तो इसलिए मैं इसे कहूँगा कि ये लंबा समय दोनों तरीके से, अगर हम ये कहें कि नेगेटिव पाथ पे अगर आप देखें तो वहाँ पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा, और पॉजिटिवली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस समय का हम लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा जेपी सिंह जी। और यहाँ पर लगातार जिस तरह से हमारी चर्चा 6 बजे से चल रही है, लगातार जितने भी ज्योतिषाचार्य थे और गुड न्यूज टुडे पर हम यही बता रहे हैं कि देखिए, चंद्र ग्रहण से आपको घबराने की, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा मौका है सकारात्मकता अपने अंदर लेने की, जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको ग्रहण करने की। और उसके तरीके क्या हो सकते हैं वो हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो लगातार बता रहे हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, पार्शियली दिखता है, कई जगह नहीं दिखता है। हमारे देश में कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। इस बार ऐसा है कि लंबे समय तक दिखेगा। जो अवधि है वो लंबी है, और साथ ही साथ जितने भी तमाम शहर हैं वहां पर भी आपको हम बता दें कि वहां पर दिखने वाला है। तो इस बार हमारे लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। आपके पास आऊंगे संजय जी, लेकिन आपको बता दें, जो मान्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में भजन कीर्तन करने की परंपरा रही है, क्योंकि इस समय किए गए मंत्र जाप और भक्ति का अत्यंत फल रहा है। विशेष रूप से पुण्य आपको मिलता है इस समय अगर आप मंत्र जाप करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग की अगर बात करें तो वहां पे इस समय भजन कीर्तन का ऐसा ही माहौल बना हुआ है। आइए आपको हम दिखाते हैं। जब से सूतक काल शुरू हुआ है तभी से मंदिरों के कपाट बंद हो गए, और कपाट बंद होने के बाद अब क्योंकि जैसे जैसे 9:57 से पूर्ण चंद्र ग्रहण का काल शुरू होगा, उसके बाद से कहा जाए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सबसे कठिन काल होगा वो शुरू होगा। और वही वजह है कि मंदिरों में, मैं इस समय पर जिस मंदिर में मौजूद हूँ, ये राजराजेश्वरी का 150 साल पुराना मंदिर है, गर्भगृह में मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये यमुना के तट पर, प्रयागराज में यमुना जी के तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पर महंत हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मंत्रोच्चारण हो रहा था। जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंदाय हरे, श्री कृष्ण गोविंदाय हरे करके नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण पढ़ रहे हैं। तो जो जिस भक्ति में है, जिसके पास जो मंत्र है, वजह की इस तरीके से सिर्फ ये कठिन काल है। महंत जी भी हमारे साथ हैं। ये जो वक्त है कैसे निकाला जाए और कितना महत्वपूर्ण होता है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस काल का सदुपयोग करना। कहते हैं कि इसमें चंद्र ग्रहण बहुत कठिन होता है। इस ग्रहण काल में हमेशा से हमारे ऋषि मनीषी और अनादिकाल से ऊर्जा का अल्प समय में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा एकत्र करने का ये एक सूत्र भी रहा है, तंत्र मार्ग में भी, वैदिक परंपरा में भी। और इससे देश, राष्ट्र और समाज का भी उत्थान हो सकता है। इसलिए हमें इस समय काल में पूरा समय, जो ग्रहण काल का समय है, उस ग्रहण काल के समय में ज्यादा से ज्यादा जप, ज्यादा से ज्यादा पाठ, ज्यादा से ज्यादा नाम जप, मंत्र जप। ऐसी मान्यता है
कि यदि इस ग्रहण काल में जिस मंत्र का आप जप कर लेते हैं उसका एक पुरुष चरण संपूर्ण हो जाता है, और यह जप यदि किसी मंदिर में हो तो वो और गुना फलदायी होता है, किसी देवालय में हो और यदि वह देवालय किसी तीर्थ में हो तो अनंत गुना फलदायी होता है। तो प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर आप देख रहे हैं लगातार भजन कीर्तन हो रहे हैं, जप हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। संजय जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि इस समय खास करके ग्रहण काल के दौरान क्यों कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर आप जगे हुए हैं, वैसे भी आपको जगे रहना चाहिए, पहली बात तो ये, आपको सोना नहीं चाहिए ग्रहण काल के दौरान। दूसरा, आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, आपके गुरु का जो मंत्र है, गुरु मंत्र कहते हैं, उसका जाप करना चाहिए, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को और आचार्य गण को, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और इस ग्रहण की पावन, एक तरीके से पावन पर्व ही है ग्रहण, क्योंकि ग्रहण जब पृथ्वी पर लगता है तो व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तब कहते हैं नंगी आंखों से नहीं देखते, और चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा को आप देख सकते हो। और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, हमारी मानसिकता का कारक है। और चंद्रमा क्या है कि राहु से पीड़ित हो गया है इस वक्त, और पीड़ित होने के कारण जीवन के अंदर जो है नाना प्रकार के मन को जो है विचलित कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में कि आपको अमृत तुल्य होना है, साधना में जाना है। और साधना क्या है कि आप सिर्फ चंद्रमा की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा को बल दें, क्योंकि आपका जो शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है, और उन पांचों तत्वों में से एक तत्व जो है जल तत्व है, जो आपकी पूरी बॉडी को संचालित करता है, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। आप पृथ्वी पर भी देखें 2/3 पानी है, और इस वक्त जो ग्रहण पड़ रहा है 85% पृथ्वी के ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव है, 85%। और किन मंत्रों का जाप करें, क्या साधना करें, क्यों कहा जाता है कि आपको मंत्र जाप करना है? हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जब क्या कहा जाता है कि जब तक आपका मन जो है एकदम एकांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, और ऐसे वक्त में मंत्र सिद्धि की जाती है। कहा जाता है कि अगर एक बार गायत्री मंत्र का आप जाप कर लेंगे तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये ग्रहण का जो समय होता है उसमें सिद्धियां बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं। तो जो लोग बीमार हैं, मैं उनको मंत्र देना चाहूंगा। इस वक्त जो है लघु मंत्र हैं जो हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने वाले हैं। वो क्या है? जो मंत्र मैं बता देता हूं आपको। ओम यम, ओम कम, ओम जम, ओम शम, ओम रम, ओम लम, ओम ह्रीम, ओम स्वाहा। ये मंत्र हमारी इंद्रियों को बैलेंस करते हैं। कहा जाता है कि मन को अगर शांत करना है तो आप जो है चंद्रमा के दर्शन कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन है और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो सूर्य को जल दे दें। अगर आपके ग्रहों में लगता है कि आपको ग्रहण में से प्रभाव है, अभी जैसे कुंभ राशि के ऊपर ग्रहण है, तो आपको जिनकी कुंभ राशि है खास तौर से उनको बहुत ज़्यादा संतुलित होने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि आपके जीवन में बड़ा उथल पुथल शुरू हो जाए। तो आपको इस वक्त क्या करना है? आपको जो है शांत मुद्रा में बैठ करके और शयन नहीं करना। कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए, और ग्रहण के वक्त जो है कभी भी अगर सोते हैं तो आप इस शुभ का फल जो मिलना चाहिए आपको उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बिल्कुल, कहावत भी है कि कहा जाता है कि उसमें कि हम जब तक हमारा मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो हमारी चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मन को कंट्रोल करना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जेपी सिंह जी, आपसे समझेंगे संयम कितना जरूरी है चंद्रग्रहण के दौरान, धैर्य रखना कितना जरूरी है? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी, और अभी जैसे आचार्य जी समझा रहे थे, तो जो जागत है सो पावत है, यहाँ सीधी सी स्पष्ट बात है। और इस समय का कंट्रोल करने का जो सबसे आसान तरीका है, कोई भी मंत्र, लघु मंत्र आप कर लें, चाहे वो महामृत्युंजय करें, चाहे आप गायत्री मंत्र करें, चाहे ओम का ही जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, जो सरलतम आप कर सकें। मैं ये नहीं कहता शास्त्र अनुसार आप ये बड़ा मंत्र करिए, ये वाला मंत्र करिए, जो आप कर सकें। और अगर आप नहीं भी कर सकते, टेक्नोलॉजी का युग है,
आप अपने मोबाइल पे लगाइए और सुन लीजिए। सुन तो सकते हैं। बिल्कुल। मेरे सामने कई बार ये प्रश्न उठता है कि साहब हमको संस्कृत नहीं आती, हम क्या करें? तो साहब सुन लीजिए, सुनने से भी उतना ही लाभ मिलने वाला है। जब आप किसी की बुराई सुनते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पाप के भागी बनते हैं। चलते हैं हरिद्वार में हमारे संवाददाता संजय शर्मा वहां मौजूद हैं, और क्योंकि हरिद्वार को मोक्ष की नगरी भी माना जाता है, संजय जी वहां क्या माहौल है, क्या कुछ किया जा रहा है इस सबसे बड़े महत्वपूर्ण चंद्रग्रहण के दिन? पितृपक्ष का आरंभ है और इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो इस बार का पितृपक्ष इसलिए भी खास है कि पितृपक्ष का आरंभ और समापन दोनों ग्रहण के साथ हो रहा है। यानी चंद्र ग्रहण जो भारत में दर्शनीय है, लेकिन जो सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को, यानी पितृ अमावस्या जब होती है तो इस भाद्रपद आश्विन की अमावस्या में, तो वो भारत में दृश्य नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने से बहुत सारे लोग हमें मिले जो सिर्फ और सिर्फ इस पूर्ण ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर अपने पितरों की मुक्ति कामना के लिए, उनके शांति कामना के लिए यहाँ पहुंचे हैं, ताकि वो इस समय ग्रहण काल में वो अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकें, जप कर सकें, तप कर सकें, यानी अपना इहलोक और परलोक तो सुधारें, अपने पितरों के लिए भी वो जो भी कर सकते हैं भरसक वो सारी चीजें करें। बिल्कुल संजय जी, आएंगे आपके पास। देखिए लगातार वहां पर हरिद्वार में बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, इसलिए शायद वहां पर, हमने आपको पहले भी कहा था, जहां बादलों का डेरा है या बारिश होगी वहां पर चंद्र ग्रहण ये देखना थोड़ा मुश्किल होगा। लिए चलेंगे हरिद्वार, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष, जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, मुस्कुराहट हम देख पा रहे हैं आपकी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां आप मौजूद हैं तैयारियां भी वहां जबरदस्त की गई है, क्योंकि इस बार जो है चांद को और करीब से देखा जा सकेगा, क्योंकि चांद खुद हमारे बहुत करीब आ गया है, तो स्पष्टता भी होगी, क्लैरिटी रहेगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा दिखाएं। मेरे पीछे तो चांद बस कुछ फीट की दूरी पर, जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं लाइट नहीं है, दरअसल ये चांद ही है, तो टेलीस्कोप लगा करके इसका प्रोजेक्शन यहाँ किया गया है, क्योंकि जो लोग इस खगोलीय घटना को देखते हैं, वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, उनके लिए दिलचस्पी है, और वो दिलचस्पी इनको नेहरू तारांगण लेकर के आई है। तो देखिए 8:58 पर जैसे घटना शुरू हुई, सबसे ऊंचा जो हिस्सा, एकदम जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, वहां आपको हल्की एज दिखाई दे रही है, लाइन, यानी कि इसी तरह से जो है वो शुरू हो गया। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, फिर वही जब चांद की बातें होती है तो चांद को हमें बचपन में ले जाता है, तो बच्चों ने चंदा मामा की कहानियां सुनी है, पहला रिश्ता जोड़ा है, जब बड़े हुए और जीवन में सकारात्मक लहजे को समझा कि चांद किस तरह आपको जो है नजरिया देता है, जिंदगी देता है, तो हम ये कहते हैं कि चांद कहता है अंधेरों से मत डरना, रोशनी हमेशा सन्नाटों के साथ आती है। लेकिन जब ये खगोलीय घटना है तो नेहरू तारांगण में हर साल की तरह मैंने बहुत सारी इस तरह की खगोलीय घटनाएं जब कवर की, तो ये देखा चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, चंद्रयान मिशन हो, तो यहाँ इसी तरह की अरेंजमेंट व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा दिए हैं, उनका प्रोजेक्शन कर लिया गया, और फिर अपनी उम्र से याद आता है कि दादी नानी के किस्सों में चंदा को मामा बनते देखा, जब बड़े हुए दर्शन, तो चांद ने हमें, इसी चंद्रमा ने हमें जो है दार्शनिक भी बनाया, और दर्शन से ऊपर जाकर के जब अपनी युवा उम्र में जाते हैं तो फिर ये चांद आशिकी भी सिखाता है, मौसीकी भी सिखाता है। और जब हमें कहते हैं कि चांद जरा जमीन पर उतर, फिलहाल चांद तो जमीन पर नहीं उतरा, लेकिन उसकी तस्वीरें, अच्छी बात ये रही, देखिए मैं जहां हूं अभी तक, एक बार आपको सीधी लाइव तस्वीर भी दिखाता, अभी आपने प्रोजेक्शन देखा ना, मेरी किस्मत अच्छी है, यहाँ बहुत सारे और बच्चे जो आए थे देखने कि दरअसल इस समय यहाँ बादल हट गए। अब हमारे कृष्ण जी अगर थोड़ा जल्दी करें, कैमरा चलाएं, तो मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊं कि ये देखिए बादल थोड़े हटे, हालांकि पार्शियली थोड़ा धुंधलापन तो है, लेकिन हाँ कम से कम जो एक्लिप्स की घटना है वो दिखाई दे देता है कम से कम। तो इसी चांद को देख करके बच्चे मामा को याद कर ले, खगोली घटना को याद कर लें, और आशिक ये भी कह सकते हैं कि तेरे हुस्न का आईना है चांद, मगर तुझसे भी फीका है ये चांद। लेकिन इसके इतर, अब देखिए आज जब बहुत सारे लोगों से बात करेंगे ना, जब मान्यताओं परंपराओं की लड़ाई होगी, तब फिर ये आएगा कि सूतक काल है, हमें ये करें क्या ना करें, किस घटना में जाएं। लेकिन खगोल और गणितीय घटना में जब आप आएंगे तो हम अपने वैदिक काल, वैदिक समय में जाते हैं, फिर चाहे यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, और वो वेदों में वैदिक घटना जाती है कि कैसे आर्यभट्ट भास्कराचार्य के जो सिद्धांत इसी खगोल को लेकर के थे, वो सिद्धांत फिर आगे गैलीलियो कोपरनिकस ने अपनाया। लेकिन एक बार फिर आपको इन सीधी तस्वीरों के साथ बोर्ड पर, भाई साहब जरा हटिए मोबाइल लेके, अरे इधर आ जाइए, उधर से देखिए,
मोबाइल चांद का बनाना, हमारा फोटो नहीं। ये देखिए अब ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे कटना शुरू हुआ है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि अगर हमें हमारे कैमरे पर भी वो लाल चंद्रमा, वो रेड मून जिसकी बात हो रही है कि साल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इस तरह, और साल का सबसे बड़ा, जैसे दूसरी घटना वो दिखाई दे तो वो भी दिखाई देंगे। बाकी आपके पास लोग बैठे ही होंगे इस समय, परंपराओं मान्यताओं बनाम विज्ञान की लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है। श्वेता, लेकिन बहुत बहुत अच्छा समझाया और दिखाया आपने आशुतोष, आएंगे आपके पास। लेकिन हमारे यहाँ खास करके आपको हम बता दें कि यहाँ पर कोई भी द्वंद्व नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको कह ले कि किसी भी तरह की फाइट नहीं चल रही है जो यूजुअली दूसरे चैनल्स पर देखने को मिलती है। तर्क को तर्क नहीं यहाँ पर चल रहा है। यहाँ सिर्फ हम बता रहे हैं कि आज के दिन आप क्या कुछ ग्रहण कर सकते हैं सकारात्मक अपने जीवन में, उसकी चर्चा हो रही है। चलते हैं एक बार फिर आपको लिए हम हरिद्वार, जहां पर संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बरसात वहां पर हो रही है लगातार। संजय जी ये बताइए कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, हम अक्सर देखते हैं कि यहां पर यानी कि हरिद्वार में लोग आते हैं, यहां पर स्नान का, दान का, पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। वहां भी लोग आए होंगे, बताएं। ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पीछे हालांकि बारिश हो रही है हरिद्वार में, और मौसम विभाग ने पहले ही ये बता दिया था कि जो ग्रहण काल है उस समय लगभग बारिश में ही ये जाएगा। और यहाँ पीछे हवन कुंड दिखाई दे रहा है, जिसमें कहते हैं कि हर की पैड़ी यही वो जगह है जहाँ ब्रह्मा ने हवन यज्ञ किया था, और उसी क्षण की याद में यहाँ पर लगातार ये हवन चलता रहता है। और अभी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जैसे ही निपटेगी वैसे ही हवन की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। कहते हैं कि ये वो जगह है, ब्रह्म कुंड है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की त्रिदेव की स्थापना यहाँ पर है, और तीनों की कृपा यहाँ से प्राप्त होती है। हर की पैड़ी कहें तो ये शिव का प्रतीक है, हरि की पैड़ी कहें तो ये विष्णु का प्रतीक है, और ब्रह्म कुंड कहें तो ब्रह्मा का प्रतीक है। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ स्पष्ट यानी कहते हैं साक्षात विराजमान है। और ये वो कुंड है जहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ इस कुंड का निर्माण ब्रह्मा ने यहीं तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी ने यहीं पर देवी गंगा का जब वो पर्वत से उतरी और मैदानी इलाकों में आई तो यहीं ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया, और उन्हीं की याद में यहाँ एक कुंड बनाया गया जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। और ये भर्तृहरि का कुंड इसीलिए यहाँ पर मशहूर है। और जहाँ तक चंद्र ग्रहण की बात है तो यहाँ से भले चंद्र ग्रहण दिखना ये दुर्लभ खगोलीय घटना है, और ये हो सकता है कि हरिद्वार और आसपास के उत्तराखंड में ये दिखाई ना पड़े, लेकिन ये जरूर है कि ये ऐसी खगोलीय घटना है जो दुर्लभ तो जरूर है, और हम उस दुर्लभ जगह पर भी, स्थान या धाम पर खड़े हैं जहां के बारे में लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, हम वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो इस बारिश में यहाँ पर हर की पैड़ी पे शरण लेकर खड़े हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ग्रहण काल प्रारंभ हो तो ये ग्रहण काल में जो भी इनको अनुष्ठान करने हैं, जब तब करने हैं, वो सारा किया जाए। जी बिल्कुल, हरिद्वार में तो बारिश हो रही, लेकिन बारिश के बीच भी जप और तप अनुष्ठान भी लगातार जारी है। चलते हैं दिल्ली, नेहरू तारामंडल में सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, अभी आपने कई कुछ शायराना अंदाज में भी सुनाया, कुछ नगमे भी बताए हमें, चांद को लेकर शायरियां भी बताई, लेकिन वहाँ जो लोग चांद को देखने आए हैं, दीदार करने आए हैं, और अगर आप भी चांद को वहां देखने पहुंचे हैं तो आपका क्या नजरिया? एक नगमा मुझे भी याद आ गया चांद का कि चांद से महबूबा हो मेरी। आप किस नजरिए से देखते हैं चांद को? उत्सुकता जरूर कह लेंगे, खासकर जब पढ़ाई लिखाई में विज्ञान बहुत करीब से रहा तो उत्सुकता जरूर रही है चांद को लेकर के, कि चांद के प्रति मान्यता जब ये भी रही कि सूतक काल होता है, फिर एक होता है कि नंगी आंखों से चांद को ना देखें। लेकिन फिर हमने उत्सुकता में जब पढ़ा तो ये देखा कि चांद पर तो पैर भी रखा जा सकता है। नील आर्मस्ट्रांग से लेकर के अगर हम अगले फिर चंद्रयान की तैयारी करें कि हम चांद पर पैर भी रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि विज्ञान तो दृष्टिकोण की बात है। एक तरफ परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, और दूसरी तरफ दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण में विज्ञान का कोई और सानी नहीं हो सकता। और इसीलिए जब एक दृष्टिकोण होता है और जब वैज्ञानिक नजरिया आता है कि चांद आपके अंदर कितनी उत्सुकता और कौतूहल लेकर के आता है, तो उन्हीं कौतूहल के लिए विज्ञान ये व्यवस्था देता है कि देखिए बड़ी बड़ी टेलीस्कोपिक लेंस हैं। अरे कृष्णा जी वहां दिखाइए टेलीस्कोपिक लेंस, लोग इसको देखने के लिए आए हैं, तो टेलीस्कोपिक लेंस लगाई गई है और उसका प्रोजेक्शन चल रहा है। तो अब व्यवस्था की गई कि लोग बारी बारी आए और लंबी टेलीस्कोपिक लेंस से ऊपर देख ले चांद को। क्योंकि आप वहां पे हैं तो एक सवाल मन में आया, जरा वहां पर लोग होंगे तो उनसे पूछिएगा, या आपकी बात हुई होगी कि वहां पर जो लोग आए अभी तक
कई वैज्ञानिकों से हमारी बात हो रही थी आशुतोष, तो वहां पर जो आए हैं लोग वो कौतूहलवश या फिर जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी देखने के लिए आए हैं आज के दिन चांद को, या फिर कुछ स्टडीज भी हो रही है? क्योंकि आज के दिन बहुत स्टडीज की जाती हैं, कई तरह से रिसर्चेस भी आज के दिन किए जाते हैं। दरअसल देखिए, घटनाओं के तौर पर ये देखा जाएगा कि रेड मून, आप ये कहते हैं कि देखिए लाल कलर है, जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है उसकी वेवलेंथ बहुत तेज होती है, और इस वजह से जो घटनाएं होती हैं और वायुमंडल में जो चीजें हैं, सूरज का जो अपना तेज है उसकी रोशनी, उसके चलते लालिमा दिखाई देगी। रेड मून का महत्व तो बहुत ज्यादा उत्सुकता ही लेकर गया है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने जिक्र किया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आइए जरा कुछ लोग अब यहाँ पर दरअसल बहुत सारे बच्चे हैं, सब बहुत दूर है, सब इस समय टेलीस्कोप पे लेंस लगा के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे वो आ गए हैं तो हम आपसे उनको बातचीत के लिए लेके आए, क्योंकि सबकी बारी बारी लगे। और अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी हो गई है कि बात करते करते कह रहे हैं कि किस्मत की बात होती है। मेरी तकदीर इतनी अच्छी हो गई, अचानक से जैसे सारे बादल साफ हो गए हों, कि चंद्रमा कहते हैं कि जीवन में जब वो उम्मीद देता है, जब आपको दार्शनिक बना देता है, कि चंद्रमा एक दर्शन भी देता है, फलसफाना की रोमांटिक अंदाज तो ठीक है, लेकिन जब चंद्रमा फलसफाना देता है तो कह देता है कि जिंदगी भी उस चांद सी लगती है, पूरी कभी नहीं होती, अधूरी ही चमकती है। लेकिन यहाँ देखिए कि 10 मिनट पहले मैं देख रहा था कि आज की रात तो लग रहा खराब हो जाएगी, यहाँ अचानक से सारे बादल हट गए। अब ये है कि मुझे टेलीस्कोप की जरूरत ही नहीं है, वो इसलिए आशुतोष क्योंकि आप गुड न्यूज टुडे पर हैं, तस्वीरें क्लियर होंगी अगर इस कैमरे पर आप गुड न्यूज टुडे पे हैं, इसलिए हर चीज गुड हो रहा है। ये बात सही है। तो आपके तमाम दर्शक भी जो हैं वो गुड न्यूज देख रहे होंगे, तो हम आपको लगा चलिए गुड न्यूज टुडे पर आपको गुड न्यूज दे दें कि यहाँ दिल्ली में बादल साफ हैं। कम से कम अपनी छत पे चले जाइए, छत पे जाकर के भी चांद दिखाई देगा, और नहीं है तो टीवी ऑन कर लीजिए, यहाँ लगातार श्वेता आपको वहां से दुनिया भर की तस्वीरें दिखाएंगी। मैं आपको तारंगल में दिखा दूंगा। दरअसल कुछ बच्चे सारे हमें बात नहीं करना चाहे, कारण ना कि चंदा मामा भी है घर पे, तो दादी नानी के किस्सों में मामा सुन लेंगे, फिर जब मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आएंगे, नहीं ये तो एक प्लेनेट है, प्लेनेट में इस तरह की घटना हो रही है, एस्ट्रोनॉमी की घटना हो रही है, ये हमें जरूर देखना चाहिए। और मुझे याद है इसके पहले लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं होती रही, सोलर इक्लिप्स हो, लूनर इक्लिप्स हो, चंद्रयान के बड़े प्रोजेक्शन थे, तो वो सब लेकर के आते थे हमेशा। और इतना नहीं, और मजे की बात बताता हूं, अभी ना यहाँ पर एक प्ले होने वाला है, तो प्ले इसलिए है कि लोग कहते हैं देखिए अभी सूतक लग गया है, ये मत खाइए, ये मत पहनिए, ये मत बोलिए, ये मंत्रोच्चार कीजिए, ये इसी मिथक को तोड़ने के लिए कि इस तरह की खगोलीय घटना एक वैज्ञानिक घटना है जो ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है और समय अंतराल एक अंतराल पर ही आती रहती है, तो उस मिथक से दूर जाकर के हम कैसे नई घटनाओं को देखें। और उसीलिए वो था। इतना ही नहीं, आपको एक बार और बताता हूं, शायद 1-2 साल पहले इसी तरह का चंद्रग्रहण शूट करता, तब यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं होती थी। आइए जरा, आइए कुछ बच्चे आए हमारे पास, आइए कुछ सेल्फी लाइए, आइए इधर आइए, बताइए जरा क्या लेकर के आपको आया नेहरू तारांगण में, ऐसी कौन सी चीज आपको यहाँ लेकर के आती है? मम्मी पापा ने बताया कि ब्लड मून होगा, तो हम आ गए यहाँ देखने। मून को देख करके बच्चे के मन में मून को देख करके क्या आता है, कि कौन सी कौतूहल, कौन सी क्यूरियोसिटी मून को देख करके आती है? मुझे तो आज तक ऐसा कुछ आई नहीं, अभी तक नहीं है। तो आज मम्मी पापा के कहने पे आ गए? हाँ। कब तक है यहाँ पे? तो चलेगा 11:30-1:30 बजे तक, जब तक है, मतलब मम्मी जब तक रुकने देगी। मम्मी जब तक परिवार वाले बहुत सारे लोग आके रहे, अगर बिल्कुल आएंगे आशुतोष, आएंगे आशुतोष आपके पास, जाहिर सी बात है, बहुत बच्चे हैं, कोई आज मम्मी की वजह से आया है, तो कई ऐसे और पेरेंट्स हैं जो आए होंगे ये बताने के लिए कि अभी से बच्चे समझे, दरअसल इसको समझना, देख करके समझना शुरू करें। तो यहाँ पर बात करते हैं राज मिश्रा जी, तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए जो बात देखिए आशुतोष ने उठाई, वाकई चर्चा तो हमेशा इस बात को लेकर होती रही है, क्योंकि अगर हमारे साथ यहाँ पर अभी एक कोई वैज्ञानिक अभी जुड़े होते तो अक्सर वो एक कंफ्लिक्ट जोन में बदल जाता है थोड़ी देर में चर्चा में, क्योंकि वो मानते नहीं है, ना वो सूतक मानते हैं, ना वो हमारे यहाँ जिन चीजों को लेके परहेज है, खास करके इस दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान, उनको लेके एक कंफ्लिक्ट सा हो जाता है। लेकिन जो चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच हो रही थी, हम इस बात को मानते हैं कि सनातन जो है, सनातन इज साइंस, सनातन में जितने भी पर्व त्योहार जो कुछ भी है वो सब साइंटिफिक है। श्वेता जी, एक चीज है, मानते नहीं हैं या हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, दोनों में डिफरेंस है। शायद हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए उसको अब तक हम मानते नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए, किसी ने कह दिया था धरती गोल है, और एक साइंटिस्ट को उसी पर शायद फांसी या मृत्यु की सजा दे दी गई थी, और बाद में कहा गया, और जबकि शास्त्रों के अंदर धरती को गोल बताया गया है। आप सोचिए, अगर चंद्रयान 3 शायद जब गया था, जब हमें पता चला कि चंद्रमा पर जो एक दिन चंद्रमा का है वो हमारा 1 महीना होता है, आप सोचिए। और ये ज्योतिष, मैं बार बार ये कहता हूं, सनातन विज्ञान ही है
जब हम सनातन की उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे, उस परिस्थिति तक पहुंच जाएंगे, तो जो कुछ सनातन ने कहा है उसको हम सब स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रयान 3 जब गया तो हमें पता चला साहब ये 1 महीना ही 15 दिन ही काम कर सकता है, बिकॉज 15 दिन बाद रात्रि आ जाएगी, वो तापमान वहां का -230 डिग्री में आई थिंक 250 डिग्री चला जाएगा, और उसके बाद जब दोबारा दिन हो तो ये काम करे ना करे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, और शायद दोबारा उसने काम नहीं किया। लेकिन आप जब पंचांग उठाएंगे ना, तो पंचांग में जो चंद्रमास भारत में आज भी प्रयोग किया जाता है पूर्णिमा टू पूर्णिमा, उसको कृष्ण पक्ष को रात्रि और शुक्ल पक्ष को दिन, यानी पहले के ऋषि ये जानते थे कि हमारा 1 महीना चंद्रमा का 1 दिन होता है, इसलिए उन्होंने दिन रात्रि की बात की थी। अब आता हूं कि हम सूतक ग्रहण काल में कुछ खाएं ना खाएं, उसकी मतलब उससे हमारा कोई नुकसान हो ना हो, मान लेता हूं कोविड हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को हुआ तो बहुत नुकसान हुआ। जब भी कोई ग्रहण होता है तो साइंस भी इस बात को मानता है कि तापमान के अंदर गिरावट आती है, स्पेशली ये सूर्य ग्रहण है, तो साइंस भी इस चीज को नहीं डिनाई कर सकता कि तापमान के अंदर गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आने के कारण कीट पतंगे सक्रिय हो जाती हैं, ठंडी हवा उस टाइम बाकी की अपेक्षा चलने लगती है, अचानक रोशनी के कम होने से अस्थाई भ्रम उत्पन्न हो सकता है, कीट पतंगों के सक्रिय हो जाने से उस टाइम जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वो आपके पेट को नुकसान करे, आपके शरीर को नुकसान करे, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ठंडी के समय पर आप देख लीजिए, जो भोजन आपका गर्मी में या एक नॉर्मल मौसम के अंदर जो डाइजेस्ट आपको आसानी से हो जाता है, वही भोजन शायद आपको जब एक प्रबल ठंडी पड़ रही होगी तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, आप सब लोग देख सकते हैं। तो जब सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की जितनी ऊर्जा हमको चाहिए उतनी ऊर्जा हमको नहीं मिल पा रही है, तो उस टाइम पर नुकसान होने के चांस या नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब चंद्र ग्रहण स्पेशली होता है, तो क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने के कारण जो सूर्य की रोशनी चंद्र पर प्रॉपर पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ पाती है, और धरती को जो चंद्रमा की प्रॉपर ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हमारे बॉडी के अंदर 75% पानी है, जबकि मस्तिष्क के अंदर 75 to 80% पानी है, इसीलिए चंद्रमा मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यदि मेरा ब्रेन ही उस परिस्थिति में काम नहीं कर रहा है तो फिर वो बॉडी के पूरे सिस्टम को नुकसान कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत प्रॉपर तरीके से कहा कि कीट पतंगे एक्टिव हो सकती हैं, इसलिए उस टाइम खाना ना खाइए, हो सकता है कि कुछ नुकसान हो आपको, ठीक है। इसीलिए आपका ब्रेन पूरी तरह एक्टिव नहीं है, अगर उस टाइम पर आप भोजन करते हैं तो हो सकता है कि वो डाइजेस्ट ना हो पाए, फूड पॉइजनिंग इत्यादि के चांस सबसे अधिक हो जाते हैं। जब रोशनी कम होती है, मस्तिष्क को अस्थाई भ्रम उत्पन्न होता है, जो स्लीप हार्मोन्स है वो उस टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन ज्यादा रिलीज करना प्रारंभ कर देता है, जिस कारण से सुस्ती आती है, आलस्य आता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि उस टाइम आप गाड़ी ना चलाएं, घर से बाहर ना निकले। साइंस भी इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल है जो वो हमारे ब्रेन से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से आप घर से निकले तो आपके गिरने का, गाड़ी चलाएं तो सुस्ती आने से आपके एक्सीडेंट होने का सबसे अधिक भय हो सकता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारा सनातन था, उन ऋषियों ने इस प्रकार कनेक्ट करने का प्रयास किया कि एक एजुकेटेड व्यक्ति के भी पूरी तरीके से समझ में आए, और एक जो गांव का साधारण व्यक्ति है उसके भी पूरी तरीके से समझ आए। हमारी परिस्थिति यह है कि हम द्वंद्व में पढ़ करके शायद हम उस चीज को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हम द्वंद्व में नहीं पढ़ते। एक ज्योतिष को, धर्म को और विज्ञान को एक साथ अगर लेकर के चलते तो मुझे लगता है सबसे अधिक सफलता हम प्राप्त कर सकते थे। जी आऊंगा आपके पास में आचार्य राजप्रसाद जी। मनीष पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनीष जी, चूंकि चंद्रग्रहण अपने आप में, ग्रहण अपने आप में एक शब्द है, स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना। अब चलते हैं हरिद्वार, बात करते हैं संजय शर्मा जी। क्या कुछ अनुष्ठान, जैसा कि आपने बताया कि बारिश वहां लगातार हो रही है, फिर भी लोग जब तब करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको इंतजार है कि बारिश थमे और जब तब करें, अनुष्ठान कर सकें। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्या अनुमान है? संजय जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। क्या अनुष्ठान फिलहाल अभी वहां चल रहे हैं? यहाँ अभी
ग्रहण शुरू होने से पहले ही लोग जम चुके हैं घाटों पर, और यहाँ ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी पर हम यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ जो एक पौराणिक हवन कुंड है, जहाँ लगातार हवन की अग्नि प्रज्वलित रहती है, वहाँ अभी बारिश बस होकर चुकी है, यानी कहते हैं कि ग्रहण से पहले स्नान कर लेना चाहिए। तो ये हरिद्वार शहर ने और पूरे वातावरण ने, पहाड़ों ने, प्रकृति ने, सबने स्नान कर लिया है, और बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला मौसम है। चंद्रमा अभी भी बादलों की ओट में है, हल्का सा झीना सा पर्दा है, और आप देख सकते हैं कि जिसको कहते हैं कि घूंघट से चांद दिख रहा है, तो बादलों का घूंघट अभी जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि अब मौसम खुल गया है तो अब लोग आनंद ले सकते हैं और इस दुर्लभ खगोलीय घटना का आनंद ले सकते हैं, उसके साक्षी रह सकते हैं। क्योंकि 2018 में जब मैं आया था यहाँ, पूर्ण चंद्र ग्रहण था, तो उस समय यहाँ ऐसी ही बारिश थी, जुलाई का मौका था, और उस समय पूरी रात बारिश होती रही, और मैं और हमारे यहाँ के हरिद्वार के सहयोगी यहाँ लगातार उसमें रहे। इनसे हम बात करेंगे कि जो यहाँ हमेशा होने वाली आरती, जो गंगा आरती शाम को होती है, आज वो जल्दी हो गई। जब भी ग्रहण होता है तो उस समय ऐसा होता है, जब ग्रहण होता है और सूतक काल लगता है, तो सूतक काल से पहले ही गंगा आरती होती है। आज भी उसी अनुसार 12:30 बजे गंगा की आरती हुई, उसके बाद यहाँ के मंदिरों के कपाट बंद हुए, और उसके बाद सूतक काल शुरू हुआ है। उसके बाद से लगातार यही क्रम यहाँ पे चलता चला आता है। जी बिल्कुल संजय जी, हरिद्वार के बारे में बिल्कुल ये आप कहते सही बता रहे हैं संजय जी वहां पर, और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, एक तो आप ऊपर से मुदित आपके साथ हैं और बहुत ही पुराने सहयोगी हैं, और लगातार वहां से तस्वीरें भी हमें वो भेजते रहते हैं, तमाम खबरें वहां से भेजते रहते हैं। मुदित से ही जरा संजय जी आप पूछिए भी, और जरा तस्वीरें भी आप दिखाते जाइएगा। मुदित से पूछिए कि अभी जब सूतक काल चल रहा है, क्योंकि अब तो ग्रहण काल शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में, तो जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मंदिर के कपाट अब वहां बंद होंगे, और उसके बाद इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बारिश हो रही है तो शायद भजन मंडली अब आपको कम दिखे, वैसे क्या तस्वीरें हैं जरा दिखाएं आप दोनों मिलकर। मैं अपने कैमरामैन अजय से कहूंगा कि अजय सारे दृश्य दिखाएं जब तक मैं मुदित से बात करता हूं। तो चूंकि सूतक काल में तो मंदिरों के कपाट बंद हैं, अब ग्रहण काल बस शुरू ही होने वाला है, तो उस समय यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ग्रहण काल में यहाँ माँ गंगा के तट पर पवित्र जगह बैठकर और वो अपने जप तप कर सकें, तर्पण कर सकें, अपनी आराधना कर सकें। पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं। कुछ लोग गंगा के बीच में खड़े होकर भी तप करते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। क्योंकि मंदिर बंद है, मंदिर में इस समय भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं किए जाते, तो बाहर बैठ के तप करते हैं। और जब ग्रहण पूर्ण होता है, मोक्ष होता है ग्रहण का, उसके बाद गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद फिर भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन चूंकि ये आज ग्रहण लगभग 1:30 बजे खत्म होगा, तो चूंकि जिस तरह से रोजाना यहाँ के मंदिर खुलते हैं, गंगा स्नान करा के मंदिरों में भगवान को स्नान करा के, जैसे रोजाना मंदिर खुलते हैं उसी समय मंदिर खुलेंगे और उसी समय सुबह आरती होगी। यानी चूंकि कहा जा रहा है कि 2-2:30 बजे के करीब ऐसा होगा कि ग्रहण मोक्ष हो जाएगा पूरी तरह। उसके बाद सुबह जो 4, 4:30, 5 जब जिस मंदिर का समय हो मंगला आरती का, तो उस समय देव प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाएगा गंगा जल से, और उसके बाद फिर उनका पूजन अनुष्ठान सारे शुरू हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे कैमरामैन अजय के पीछे खड़े हैं, जो ग्रहण के दान के लिए जो लोग आए हैं, तो ग्रहण के दान लेने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उनके हाथों में वो पात्र हैं जिनमें वो लोगों के पास जाते हैं और ग्रहण का दान वो लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं कि वो अपने तन मन धन की शुद्धि कर सके। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि जप से, और धन की शुद्धि दान से होती है। और कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो उसमें दूध है, पैसा है, चांदी है, ये तमाम चीजें हैं जो दान की जाती हैं। और ये ऐसी जगह जहां हम खड़े हैं, ये त्रिदेवों की धरती है, जिसमें कहते हैं कि ये हर की पैड़ी भी है, हरि की पैड़ी भी है, और ब्रह्मकुंड भी है, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी यहाँ विराजमान है। तो यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संबंध इस जगह से है। और इस जगह पर यहाँ पर जो 27 सीढ़ियां हैं, ये अपने आप में आध्यात्म की बहुत गूढ़ रहस्यों को अपने अंदर समेटे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये चूंकि सूर्य से संबंधित ये जगह है, तो ये चंद्रमा से संबंधित ये जगह है, तो ये 27 नक्षत्रों के प्रतीक हैं। कई लोगों के अलग अलग अर्थ लगाते हैं।
तो सनातन की यही खूबसूरती है, यही इसका सौंदर्य है कि यहाँ तथ्य एक जगह है, लेकिन उन तथ्यों की व्याख्या लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मुहूर्त तो इसमें जिसकी जैसी भावना रहती है उस तरह से वो उसकी व्याख्या करते हैं, वैसा ही समझते हैं। बिल्कुल संजय जी।